नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। मैं आपके साथ राव शफात अली। हमारे खास कार्यक्रम सीधा सवाल में आपका स्वागत है। सीधा सवाल में हमारे सवालों का जवाब देने के लिए आज मौजूद हैं धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी साहब। तो चलिए सवालों के इस सिलसिले को शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका खबरें अभी तक। और पहला सवाल सर ये कि जब आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, हम लोग वहीं पर मौजूद थे, तो आप नर्वस हो गए थे सर? महसूस नहीं हुआ सबसे ज्यादा, और आपने सैल्यूट भी दिया था सर। हाँ, नर्वस नहीं हुआ था। सबसे ज्यादा तालियां मेरे उस पर बजी जब मैंने तीरथ सिंह रावत जी को सैल्यूट किया जी। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें फेसबुक पे कमेंट्स उस पर आए, क्योंकि एक सैनिक होने के नाते मैं पूर्व सैनिक हूँ और एक सैनिक को जिम्मेदारी मिली है और सैनिक सैल्यूट करता है, मैंने सैल्यूट किया जी। अच्छा सर, ड्रीम प्रोजेक्ट की बात चलती है, बहुत तैयारी भी है देखिए सैन्य धाम को लेकर उत्तराखंड को, और क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते रहे, तो अभी कितनी तैयारी है और क्या? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना, उन्होंने इसकी घोषणा परेड ग्राउंड से की थी। उन्होंने कहा था कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम हैं और 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए जी। और हम और एक सैनिक होने के नाते मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे मेरे टेस्ट का मंत्रालय मुझे मिला और मैं लगातार इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जमीन हमने ट्रांसफर करा दी है। हमने संकल्प लिया है कि एक शहीद सम्मान यात्रा हम निकालेंगे, जिसमें प्रदेश के अंदर जितने हमारे जो शहीद हैं उनके घरों में हम जाएंगे, उनको एक ताम्रपत्र हम सरकार की तरफ से देंगे, ताम्रपत्र सॉल उनको सम्मान करेंगे। और हमने सारे देश के जितने वार मेमोरियल्स हैं इन सब का अध्ययन हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम है। और उन सब का अध्ययन करने के बाद जो सबसे बेहतर होगा, जवान ज्योति वहां पर होगी, इस सैन्य धाम को बनाया जाएगा। कब तक सर ये हम देख पाएंगे? क्योंकि देखिए बहुत सारी घोषणाएं होती हैं लेकिन वो फाइलों तक सीमित रह जाती हैं। देखिए, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने मुख्यमंत्री भूषण सिंह धामी जी का। उन्होंने कहा कि हम जिस घोषणा को करेंगे उस घोषणा को हम पूरा करेंगे। और ये तो इसका हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के दिन इसका हम शिलान्यास कर चुके हैं जी। और मैंने कहा ना, मेरा तो ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और सौभाग्य से ये पहले कहीं और जा रहा था, लेकिन कहते हैं ना, वेर इज ए विल देयर इज ए वे। जहाँ चाहा वहाँ रहा, रास्ता बन गया। वो जमीन धाम के लिए ठीक भी नहीं थी। एक टेंचिंग ग्राउंड में पहले इसको ले जा रहे थे, क्योंकि हम धाम की बात कर रहे हैं और टेंचिंग ग्राउंड में बनाए तो उसका कुछ तुक नहीं बनता था। और मैंने कहा नहीं, भगवान की कृपा से कुछ ऐसे रास्ते बने कि जमीन मेरे विधानसभा क्षेत्र में मिली। और उसके बाद सौभाग्य से मुझे सैनिक कल्याण मंत्री का दायित्व मिल गया। तो मेरी प्राथमिकता है और शीघ्र ही जन भावनाओं के अनुरूप ये जो है सैन्य धाम बनेगा। जिस प्रकार हमारे सैनिकों ने, आपने देखा होगा, गलवान के अंदर हमारे सैनिक कम संख्या में थे, क्योंकि मुझे वहाँ की जो तत्कालीन कोर कमांडर है, आजकल आईएमए के कमांडेंट हैं। अभी मैं एक मीटिंग में उनसे मेरी बातचीत हुई, हम बैठे हुए थे, तो मैंने कहा, जनरल साहब मैंने आपको कहीं देखा है? कह टीवी में देखा होगा। हाँ, मैंने कहा टीवी में देखा आपको। मैंने, आप वास्तव में बताइए कि क्या स्थिति थी। वास्तव में जब चाइना ने तो प्री प्लान हमला किया था, हमारे लोग तैयार नहीं थे, और उसके बाद जब पीछे से फोर्स गई और तो चाइना को भागना पड़ा। चाइना की कैजुअलिटी हमसे ज्यादा हुई। मैं उन गलवान के उन शहीदों को भी नमन करता हूं, उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। और मैंने कहा ना कि सैनिक का सम्मान करना मतलब है राष्ट्र का सम्मान। प्रथम चरण में हम उसका बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, उसका हम गेट बनाएंगे और जितने ये वेपन्स हैं उनको लेआउट के प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, उनको वहाँ पर रखेंगे। लैंडस्केपिंग का काम हम कराएंगे और दोनों मंदिरों की। और द्वितीय चरण में हम ये जो हमारा जो थिएटर है, म्यूजियम है, और हाँ, एक अमर जवान जो ज्योति है जिस प्रकार, उसको भी हम फर्स्ट फेज में कर रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि
मैंने कहा ब्रॉड प्रोजेक्ट है तो इसलिए हम इसके 2 फेज में कर रहे हैं, ठीक। ताकि जब हम उसको करें तो मतलब कोई खामी छोड़ना नहीं चाहते, कहने का मतलब ये है कि बहुत बेहतर तरीके से आप ये करना चाहते हैं। अच्छा, मंत्रालयों की बात करते हैं। देखिए, जब पोर्टफोलियो बढ़ रहे थे तो सब लोग चाहते हैं कि अच्छे अच्छे मंत्रालय मिलें, लेकिन गणेश जोशी साहब ने कहा कि जो भी मंत्रालय मिलेगा मैं काम कर लूंगा, और खासकर जो सैनिक कल्याण मंत्रालय होता है इसको तो कोई लेना ही नहीं चाहता। मेरी प्राथमिकता देखिए, मैं राजनीति मेरा धर्म है, मेरा पेशा नहीं है। लोग राजनीति के माध्यम से अगर मेरे बारे में अगर आप जानते होंगे, मुझे 35-36 साल राजनीति में हो गए हैं जी बिल्कुल। 3 बार का मैं विधायक हो गया हूं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने राजनीति के माध्यम से अपने या अपने परिवार के लिए कुछ काम किया होगा। और यही बात है कि प्रभु की कृपा कि मेरे दोनों बच्चे भी निकल गए। मेरी बेटी बीजेयूएम की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन गई, मेरा बेटा पहले मर्चेंट नेवी में था, अब आकर अपना फ्लोरिकल्चर का काम कर रहा है। तो जब मुझसे कहा गया, तीरथ सिंह रावत जी ने, गणेश जी आपको आबकारी ये दे दो, मैंने जी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरे को तो सैनिक कल्याण मंत्रालय दे दो, उसके बाद जो आपकी मर्जी वो दे दो, मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि अभी काम करने का टाइम है, बहुत थोड़ा समय है, सोने में कुछ करके दिखाना है। उसके साथ मुझे इंडस्ट्री दे दी गई, इंडस्ट्री खादी और एमएसएमई मुझे मिले हैं। लेकिन मैंने क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो विभाग मुझे मिले हैं, मैंने कहा सबसे पहले तो मेरा टेस्ट का विभाग मुझे मिला है, और अगर आपने देखा होगा, मैं लगातार सैनिकों के बीच में काम करता हूं, और हर मौके पर मेरी कोशिश ये रहती है कि इन सैनिकों के लिए हम कुछ ना कुछ करें। लेकिन मेरी प्राथमिकता वार विडोज एंड बॉयज हॉस्टल पहले था। हमने 22 बीघा जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट सेंटर को दी, 50 लाख रुपए पहले दिया और 2 करोड़ रुपया उसके बाद तभी इस सरकार में हमने दिया, और आज वहां पर वार विडोज एंड बॉयज हॉस्टल वहां पर बन चुका है, जहां पर हमारे वार विडोज के बच्चे वहां पर पढ़ाई करते हैं। और इसी प्रकार का एक हम हल्द्वानी में बनाने जा रहे हैं। जिस प्रकार देहरादून एक एजुकेशन हब है, और हमारे दूर क्षेत्र के जहां बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं, पहाड़ के सारे बच्चे उच्च शिक्षा के लिए देहरादून में आते हैं। इसी प्रकार पिथौरागढ़ के उधर के कुमाऊं के बच्चे हल्द्वानी आते हैं, और हल्द्वानी में भी एक 150 की क्षमता का हॉस्टल बनाने जा रहे हैं। उसकी जमीन हमने ट्रांसफर करा दी है। अभी 14 तारीख को एक कार्यक्रम में हम सैन्य सम्मान समारोह में आरएमसी में थे, और बार बार ये मांग उठती थी पूर्व सैनिकों की जो कैंट में रहते हैं कि साहब अब निगम क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्रों में तो हाउस टैक्स में छूट दी जाती है, और कैंट में कोई छूट नहीं है। हमने उसकी घोषणा करा दी है। अब कैंट क्षेत्र में रहने वाले सैनिकों को भी हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। मतलब पूर्व सैनिकों के लिए आप भरपूर काम कर रहे हैं। हमारी पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने निर्णय लिया है कि देश की सीमा पर रक्षा करते हुए, चाहे सेना का हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का हो, जो जवान शहीद होगा उसके परिवार के एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप नौकरी देने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये काम हम करने जा रहे हैं। देखने में ये आता है कि जब कोई सैनिक छुट्टी आता है, उसका डीएम से काम होता है, उसका एसडीएम से काम होता है, कभी डीएम नहीं मिलता, कभी एसडीएम नहीं मिलता, और फौजी के इतने डायरेक्ट वो भी नहीं होते कि साहब कहीं से रास्ता दे। हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमने कहा हर जगह एक नोडल अधिकारी एडीएम रैंक का हमने सुनिश्चित किया है कि हमने कहा नोडल अधिकारी इनकी बातों को सुनेगा, इनकी बातों का समाधान करेगा। हमने जो हमारे बाल के बच्चों को शादी के लिए जो अनुदान राशि मिलती है उसको बढ़ाने का काम हमने किया है। हमने जो हमारे बच्चे आईएमए, एनडीए, सीडीएस में निकलते हैं, पहले क्या होता था कि जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता था, चाहे आईएमए में या स्पॉट सर्विस में, उसके बाद उनको पैसे देते थे, तो उसके बाद तो उनको पैसा वहां से मिल जाता है। हमने कहा जो बच्चा सेलेक्ट होगा उसको कोचिंग के लिए 50,000 रुपया हमारी सरकार देगी। ये काम हमारी सरकार कर रही है।
तो कहने का तात्पर्य है कि लगातार सैनिकों के हितों के लिए ये सरकार प्रयत्नशील है। और जैसा कि मैंने कहा कि हम किसी सैनिक का अगर सम्मान करते हैं तो राष्ट्र का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, इस दिशा में हम काम जोशी साहब, ये तो सैनिकों की बात है, क्योंकि सवाल बहुत सारे हैं, थोड़ा संक्षिप्त में भी रहेगा। रोजगार की बात करते हैं। रोजगार को लेकर के तमाम सरकारें दावा करती रही हैं, लेकिन रोजगार देने में कामयाबी नहीं मिलती है। सवाल पूछते हैं नौजवान के, सरकारें रोजगार कब देंगी? वायदे तो बहुत करते हैं। देखिए, जहां तक हमारे युवा मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने 2 महीने के अंदर जी एक संदेश दिया है, लोगों पर एक विश्वास जगाया है। हमारे सरकारी विभागों में 22,000 से अधिक पद रिक्त हैं। हम सारे विभागों से उनकी रिक्तियां मांग रहे हैं। अभी तक 15,000 की रिक्तियों का आंकड़ा हमारे पास आ गया है। शीघ्र ही भी आ जाएगा। उसके बाद उन रिक्तियों को हम भरने जा रहे हैं। और दूसरी बात, हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। हम इंडस्ट्री के माध्यम से, अभी हमने एक, क्योंकि इंडस्ट्री मेरे पास है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो हमने बनाई है, जिसमें 5,000 लोगों को हम सस्ते दरों पर ऋण देने जा रहे हैं, जिसमें वो छोटा मोटा अपना कोई रोजगार करेगा और उसमें 20,000 रुपए की सब्सिडी हम उसको देंगे। अगर वो कोई छोटा मोटा काम करेगा तो 5,000, अब अगर अपने साथ 4 आदमी को जोड़ेगा तो सीधे सीधे 5 into 4 20,000 लोगों को रोजगार उसके माध्यम से यहाँ पर देने जा रहे हैं। नहीं, सबको तो नहीं दे सकते, लेकिन जो वैकेंसियां विभागों में लंबे समय से लंबित है, मैंने कहा नहीं कि उस हरी रिक्तियां हम निकाल रहे हैं। खाली डिटेल्स आई है ना सर। ऐसा अभी देखिए, हमने हर एक विभाग से कहा है कि आपके यहाँ कितनी कितनी रिक्तियां हैं, आप निकाल कर दीजिएगा मुख्यमंत्री जी ने। क्योंकि जो मोटे मोटे आंकड़े जानकारी कि 22,000 रिक्तियां हमारे पास हैं, 21-22,000। अभी तक 15,000 से ऊपर तक का आंकड़ा हमारे पास आ गया है, शायद आज कुछ और आ गया हो। और जैसे ही आएगा, हम सारी रिक्तियों को भरने का काम पुष्कर सिंह धामी की सरकार करेगी, ये भरोसा हम दिलाते हैं। कोरोना में बहुत नुकसान हुआ। देखिए, 4 धाम यात्रा भी बंद है और अभी भी RT-PCR की जो पर्यटक यहाँ आना चाहते हैं, कोई मजबूत खाका सरकार के पास है कि जो पर्यटन को एक बार फिर से पटरी पर देखिए, अगर आपने देखा होगा, अभी 200 करोड़ का पैकेज पर्यटन से जुड़े लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। क्योंकि हमारे जो टैक्सी वाला है, हमारा जो गाइड है, हमारे जो और लोग हैं जो सीधे सीधे इस व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको नुकसान हो रहा था। बिजली के बिल में छूट हमने, हमारी सरकार ने दी है। 200 करोड़ का पैकेज हमने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए दिया है। तो लगातार समाज के हर वर्ग की चिंता ये सरकार कर रही है। और इसका एक संदेश भी है कि आज हमारे विपक्षी बड़े परेशान हैं, वो ढूंढते हैं। और जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा, जिस प्रकार से सदन को, विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चलाया, विपक्षी भी उसके कायल हो गए। और उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा, अन्य कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा, तो सबको साथ लेकर चलने का एक संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे मंत्री काम कर रहे हैं, 2022 में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा संदेश आज जनता के बीच में है। अच्छा, स्वरोजगार की जो आपने बात बताई कि हम स्वरोजगार जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं इसमें कि बैंक पैसा ही नहीं दे रहे हैं सर। नहीं, देखिए, हमने इंडस्ट्री के अंदर ये सुनिश्चित किया है। सिडकुल में जैसे हमारे यहाँ पर कई इकाइयाँ ऐसी हैं, उनका लिटिगेशन कोर्ट में चल रहा है। हमने कहा कि उनको OTS लाकर, उसके लिए अभी कैबिनेट में हमने एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। उसमें एक कोई IAS होगा, रिटायर्ड जज होगा, एक अन्य अधिकारी होंगे। क्योंकि आज 15 से 20 साल से कोर्ट में मामले चल रहे हैं, उसका समाधान नहीं हो रहा है। और उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हम उसका सेटलमेंट करेंगे, वन टाइम सेटलमेंट करके। इसी प्रकार हमारे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में कई जगह प्लॉट्स की कीमत ज़्यादा है। इसी प्रकार जो सिंगल विंडो सिस्टम में दिक्कत यहाँ पर आ रही है। देखने में ये आता है कि जब कोई बाहर का व्यक्ति इंडस्ट्री लगाने यहाँ पर आता है,
हमारे सिंगल विंडो सिस्टम में इतनी खामियां कि वो 2-4 महीने चक्कर काटता है, कहने को विंडो सिस्टम है और उसमें बिल्कुल सर। उनके काम नहीं हो पाते और वो जाकर दूसरी स्टेट पे जाकर अपना काम शुरू करता है। हमने ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इंडस्ट्री आना चाहता है तो 20 दिन के अंदर सारे एनओसी उसके पास होना चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके। और हमने औद्योगिक विकास नीति 2017 जो कि 22 में समाप्त हो रही है, हमने इसको बढ़ाने की केंद्र की सरकार से बातचीत की है, क्योंकि कोरोना की वजह से 1.5-2 साल हमारे खराब हुए, तो हमने कहा उसको बढ़ाया जाए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और लगातार हमारी कोशिश है कि आज मैं आपको थोड़ा जहां मात्र 2.5 लाख हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, हम इंडस्ट्री के माध्यम से करीब 3.5 लाखों को आज रोजगार मिला हुआ है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि 70% रोजगार इंडस्ट्री में यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले। कुछ इकाइयों में नहीं था तो हमने उनको नोटिस भेजे, मात्र 1 या 2 इकाई रह गई हैं, सब जगह 70% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार यहाँ पर दिया हुआ है। सर, उपनल कर्मचारियों की बहुत दिक्कत है, प्रदर्शन किया, धरना दिया, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। हालांकि आप पहुंचे थे उनके बीच में ज्ञापन लेने के लिए, क्या सिर्फ ज्ञापन लेकर के डस्टबिन में चला गया, कुछ हल निकलेगा सर? देखिए, हमारे लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनकी चिंता करना हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने और माननीय हरक सिंह जी ने खुद जाकर उनका धरना समाप्त कराया था। सबसे पहले आते अगर आपने देखा होगा, मैंने सुनिश्चित किया, मैंने एमडी को तुरंत लिखा कि किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, नंबर 1 बात। दूसरा, हमने ये सुनिश्चित किया कि जो उनका हड़ताल का 56 दिन का वेतन है वो नहीं काटा जाएगा, हमने ये भी सुनिश्चित किया है। हमने एक मंत्रिमंडलीय समिति की एक समिति बनाई जिसमें हरक सिंह रावत जी उसके अध्यक्ष थे, मैं उसका संयोजक था। और उसमें उस वित्त, लॉ, सभी लोग उसमें के सब सेक्रेटरी उसमें होते हैं। हमने एक प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि इस कैबिनेट में वो आ जाएगा और जो इनकी मांग है, देखिए, क्योंकि ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से ये लोग लगे हैं, उसको हम नहीं कर सकते हैं और मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। अभी 2020 में भी इनके वेतन में 20% की वृद्धि हमने की थी, हमारी सरकार में हुई है। और अभी भी एक सम्मानजनक वृद्धि, क्योंकि उस जब हम कमेटी में बैठ रहे थे इससे पूर्व में हमने इनके यूनियन के नेताओं को बुलाया था और उनकी सहमति के बाद एक सम्मानजनक प्रस्ताव बनाकर हमने दिया है। शीघ्र उसमें फैसला होगा और हमारे कर्मचारियों के। जब कहीं आपदा आती है तो हम देखते हैं कि बहुत सारे नेता घर पड़े रहते हैं, टीवी चैनल्स देखते रहते हैं, लेकिन आप उसी समय तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं, जनता से मिलते हैं। अब मेरे अंदर कुछ कमियां कह दीजिए फौजी होने के कारण, एक तो मैं खाली नहीं बैठ सकता हूं और दूसरा मैं बहुत जल्दी में रहता हूं। मुझे अगर कहीं पता लग जाए कोई घटना घटी है, मेरी कोशिश होती है कि वहां खुद पहुंचूं और लोगों की जाके मदद करूं। अभी हाल ही में भी खबड़वाला में बादल फट गया, मैं 11:15 बजे वहां पहुंच गया था। देखिए, हम आपदा को नहीं रोक सकते, वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन आपदा के बाद जनता के बीच में रहकर उनके दर्द को कम करना, उसके कष्ट को कम करना, ये हमारी जिम्मेदारी है और गणेश जोशी उस काम को पूरी ईमानदारी से करता है। मैं उस दिन 2:45 बजे घर आया हूं, तो पहले मैं खबड़वाला गया, फिर मैं गजवाड़ी गया। मैंने जो पहन रखा था, क्या बोलते हैं, ट्रैक सूट, वो भीग गया था, फिर मैंने निक्कर पहन के निकल गया मैं। तो कई लोग मेरे से बाद में कमेंट कर रहे थे कि जोशी जी कम से कम वो तो पहन लेते। मैंने कहा तुम निकल, पता लगता ना कि बारिश में कितनी बारिश उस दिन हो रही थी। देखिए, अब मैंने कहा ना कि अगर आप ऐसे समय में किसी के पास जाते हैं तो लोग उस चीज़ को एनालाइज करते हैं। यार, मैंने कहा ना कि आपदा को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उसके बाद जनता के बीच में जाकर उसके दर्द को हम कर सकते हैं। अगले बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लेकर वहाँ पर गया, हमने उन लोगों को राशन वहाँ पर वितरित किया, उनको चेक वहाँ पर वितरित किए। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि चाहे छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो। मेरे से कई बार लोग भी कहते हैं, यार आप तो वैसे ही काम करते हो जैसे विधायक थे। मतलब हूँ तो विधायक ही, तभी तो मंत्री हूँ। मंत्री बनने के बाद कोई आदमी के सींग नहीं लग जाते, कोई पर नहीं लग जाते, रहता तो वही है। ठीक है, कुछ अधिकार बढ़ जाते हैं, लेकिन जिस जनता ने हमें बनाया है, अगर मैं आज मंत्री हूँ, विधायक हूँ, तो जनता की वजह से हूँ, जिन्होंने मुझे वोट किया, जो लगातार मेरी लीड के अंतर को बढ़ाते हैं।
तो इसलिए मेरी प्राथमिकता होती है कि अब जनता के बीच में रहूं, उनकी जनता की समस्याओं का समाधान करूं। आप राजनीति में जिस शिखर पर हैं, उरूज पर हैं, इसे क्या मानते हैं? माँ की दुआएं मानते हैं, अपनी मेहनत मानते हैं, और क्या लगता है कि कौन होता इस कामयाबी को देखता आपकी? देखिए, इसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं कह सकते। जहां मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरे पिताजी तो मुझे विधायक भी नहीं देख पाए। जब मैं फौज से आया, मैं ठेकेदारी करता था, और मैं तो भाई एक्सीडेंट राजनीति में आया। मैं एक दिन बैठा हुआ था, तो हरवंश कपूर जी का जो भतीजा है वो मेरे पास आ गया। कहने लगा, मेरे चाचा जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैंने, क्या करना है? कह रहा, बस्ता लगाना है। मैंने, वो क्या होता है? कह रहा, बाहर बेच के जो मेज कुर्सी लगा के जो टिक करते हैं वोटर लिस्ट को। तो मुझे राजनीति की एबीसीडी नहीं आती थी। मेरे पिताजी भी फौजी थे, मैं भी फौजी था। तो मेरा कहने का तात्पर्य, देखिए, मैंने गरीबी को बहुत नजीक से देखा है। आज तो मेरे पास अच्छे कपड़े पहन के निकलता हूं। मैंने तो वक्त देखा है, मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे। मैं जब पढ़ता था, मुझे घटना याद है। मेरे पिताजी भी एक्स फौजी थे, तो फौजी को बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता था। जब मैं 8 तक था 96 रुपये मिलते थे। 8 के बाद जब 9th में गया, बढ़कर 120 रुपये हो गया। उस जमाने में एक पैंट कमीज टेरिकॉट की उसमें आ जाती थी। जब मुझे स्कॉलरशिप मिलता था साल में एक बार, तो हम कोतवाली में रोशन सीट साहब के बगल एक होलसेल की कपड़े की दुकान थी, वहाँ जाता था पिताजी के साथ। वहाँ से हम कपड़े लेते थे। तो 2 पैंट कमीज मेरे पास होती थी। एक बार मसूरी पिकनिक जा रहे थे। पिकनिक जाना था हमने। मैं पैंट कमीज अपनी प्रेस कराने के लिए धोबी के पास लेके गया, और जब वहाँ से लौट के आ रहा था, तो कैरियर का लूज था, उसमें से वो पैंट कमीज निकली, और जो उसका जो फ्राइविल होता है जिसमें दांत होते हैं, उसमें पैंट कमीज बिल्कुल क्रश हो गई। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। अब क्या करूं? फिर मैंने जो कपड़े थे वो उतारे, उनको धोया। अब उनको सुखाएं कैसे? धोबी बंद हो गया था रात को। घर की जो प्रेस पड़ी थी उसको ढूंढा, प्रेस में जंग लगा हुआ था। फिर रेक मार से उसको साफ किया। फिर चूल्हे के जो कोयले होते हैं उसको गर्म किया, उससे उनको सुखाया। इसीलिए कोई गरीब मेरे पास आता है तो मुझे लगता है कि मुझे अपने दिन याद आते हैं। कई बार मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि और भी तो विधायक हैं, और भी तो मंत्री हैं, वो वहां जाते हैं। मतलब जन सेवा में ही लगे रहते हैं। चलते चलते 2 सवाल और छोटे से रहेंगे जोशी साहब। नेहा जोशी आपकी बेटी हैं और यूथ में बड़ी जिम्मेदारी है भाजपा के अंदर। आने वाले वक्त में लोग सवाल अंदाजा लगा रहे हैं कि 2022 में क्या नेहा जोशी चुनाव लड़ेंगी मसूरी से, या आप लड़ेंगे, आप अपने बेटे को लड़ाएंगे? देखिए, मेरे बेटा को तो राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ तक मेरी बेटी की आप बात करें, अब मुझे गर्व होता है कि आज दिल्ली के अंदर अगर मैं जाता हूं तो लोग ये कहते हैं ये नेहा के पापा हैं। उसने अपने काम से चैनलों में डिबेट में जाती है। आज राष्ट्रीय मोदी जी तक, अमित शाह जी तक, मुझे याद है जब इसका सिलेक्शन हो रहा था पूरे देश, क्योंकि जब ये 2019 का चुनाव हुआ लोकसभा का, तो सारे हमारे प्रवक्ता चुनाव लड़ रहे थे, सुमित पात्रा वगैरह जितने बड़े बड़े प्रवक्ता हैं। और चैनलों में जाने, डिबेट में जाने के लिए बच्चे नहीं, हमारे पास स्पोक्समैन नहीं थे। ऐसे में पूरे प्रदेश से 100 कुछ बच्चों को बुलाया गया, उसमें से नेहा भी एक थी। और उसमें से नेहा, जब मुझे किसी ने बताया, जो नंबर 1 थी, वो अपनी योग्यता के, वो गणेश जोशी के सारे आगे नहीं बढ़ी है। जिस प्रकार मैं सेल्फ मेड हूँ, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। अगर मेरा कोई गॉडफादर होता, मेरा तो पहली बार ही मंत्रिमंडल में नाम आया था, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई वकील तगड़ा नहीं था, यहाँ पे नाम मेरा कट गया। इसी प्रकार वो सेल्फ मेड है, अपनी योग्यता के बल पर वो आगे बढ़ रही है। मेरी शुभकामनाएं उसको है, और अभी उसको पार्टी की सेवा करनी है। चलते चलते ये रहेगा कि आप उत्तराखंड की जनता को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार की तरफ? देखिए, मैं सरकार की तरफ से उत्तराखंड की जनता को ये संदेश देना चाहता हूं, जिस प्रकार से हमारी सरकार काम कर रही है,
कोरोना के बाद हमने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को इतना चुस्त दुरुस्त किया है, ये हमारे लिए एक लेसन भी था। क्योंकि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, फौजी आदमी सीधी बात करता हूं, आजादी से लेकर आज तक अगर हमने जितना आज किया है इसका आधा भी हम कर लेते तो आज हमें इतनी दिक्कतें नहीं आती। लेकिन आज चाहे देश की स्तर पर बात हो, चाहे प्रदेश के स्तर पर बात हो, स्वास्थ्य सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। आज थर्ड फेज का सामना करने के लिए हम तैयार हैं। आज जो हमने टारगेट वैक्सीनेशन का रखा था कि हम दिसंबर तक पूरा करेंगे, उससे पहले हम पूरा करने जा रहे हैं। लगातार टीकाकरण में इतनी तेजी से हमारी सरकार काम कर रही है, क्योंकि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य की चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी सरकार इस काम को पूरी ईमानदारी से कर रही है और मैं प्रदेशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आज पुष्कर धामी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। कि हालांकि कोरोना की वजह से 2 साल हमें बहुत दिक्कतें आई हैं। आज सरकार की जो वित्तीय स्थिति है वो भी खराब है, लेकिन उसके बावजूद जनता को राहत देने का काम ये सरकार कर रही है और हम चाहते हैं कि 2022 में आपका आशीर्वाद सहयोग मिले और जो विकास कार्य है उनको हम पूरा करें। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इसे कहते हैं कामयाबी के एक शख्स हर की पौड़ी पर गुब्बारे बेचते बेचते जनसेवा करते हैं और जनता के आशीर्वाद से वो कैबिनेट मंत्री तक बन जाते हैं। ये जनता का ही आशीर्वाद है। बहरहाल आज सीधा सवाल में गणेश जोशी ने बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। तो अगले सीधा सवाल में फिर किसी नई शख्सियत से कराएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।